नमस्कार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। विषय हिंदी, कक्षा में तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ प्रश्न पत्र। पत्र का शीर्षक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल। विषय भारतेंदु युगीन साहित्य की राजनीतिक चेतना। विचार बिंदु भारतेंदु मंडल का सामाजिक सांस्कृतिक बोध, पत्रकारिता, नाटक, कविता और उपन्यास में वर्णित चेतना, राजभक्ति बनाम देशभक्ति का द्वंद्व। नमस्कार, मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज आप सभी विद्यार्थियों से भारतेंदु युगीन साहित्य की राजनीतिक चेतना पर बात करने जा रहा हूँ। इस बातचीत के क्रम में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि 1857 से जो भारतीय आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक उसके समानांतर पहले चरण में जब भारतेंदु युगीन साहित्य ने अपना वक्तव्य, मंतव्य और लक्ष्य प्रकट करना शुरू किया, तब उसमें किस तरह अपने समय की अनुगूंजें दिखाई पड़ती हैं। साथ ही साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं, मसलन कविता, निबंध, नाटक आदि की अभिव्यक्ति शैली किस तरह अपने समय के राजनीतिक सरोकारों से जुड़ती हैं और उन राजनीतिक चिंताओं के समानांतर किस तरह देश के जो अन्य मुद्दे हैं, जो देशभक्ति के विराट कैनवास में शामिल हैं, उन सब मुद्दों को भी अपनी व्याप्ति में समाहित करते हैं। आइए हम इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करते हैं। भारतेंदु युगीन साहित्य की राजनीतिक चेतना। 1857 भारतीय इतिहास में वह उल्लेखनीय वर्ष है जिसमें स्वतंत्रता की पहली असफल लड़ाई लड़ी गई तथा मध्य युग से वर्तमान युग में संक्रमण की प्रक्रिया शुरू हुई। लूट खसोट के लिए कुख्यात ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन व्यवस्था महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई। नए नए वायदे किए गए जनता के नाम पर ये वायदे दूरगामी कूटनीतिक नीतियों के ऊपर सुंदर मुलम्मों के सिवा कुछ न थे। याद आती है धूमिल की पंक्तियां, एक अजीब सी प्यार भरी गुर्राहट, एक अजीब सी प्यार भरी गुर्राहट, जैसे कोई मादा भेड़िया अपने छौने को दूध पिला रही है और साथ ही किसी मेमने का सिर चबा रही है। समय की धार में सारे विरोधाभास स्पष्ट होते गए। जागरूक व्यक्तियों ने मुखौटों के पीछे छिपे चेहरे को खूब स्पष्ट ढंग से देख लिया। अल्थुइसर ने कला और पूंजीवाद के संबंधों का विश्लेषण करते हुए लिखा था, पुरानी दुनिया की मृत्यु पीड़ा और नई दुनिया की प्रसव पीड़ा में टूटकर खंडहर हुई इमारत में और उभरती हुई नई इमारत में फर्क करने के लिए एक ऊंचे दर्जे की सामाजिक चेतना की आवश्यकता होती है। कहना न होगा, भारतेंदु मंडल के पास इसी विवेकवाद की क्षमता अद्भुत ढंग से थी। भारतेंदु युगीन रचनाकारों ने अपने समय के सच के लिए जिम्मेदार पृष्ठाधार का एक एक पहलू प्रकट किया। शासन किस तरह रूढ़ सामंती मूल्यों तथा साम्राज्यवादी शोषण को अपनी कूटनीति के क्रूर एवं निर्मम जाल में प्रश्रय दे रहा था, इसकी मारक राजनीतिक पकड़ इन रचनाकारों को थी। अंग्रेजी शासन एवं उसकी कूटनीति में 1858 के बाद एक बड़ा बदलाव आया। वह अधिक प्रतिक्रियावादी हो गया। भारत का शिक्षित वर्ग धीरे धीरे लेकिन व्यापक तौर पर विदेशी शासन की आलोचना करने लगा। यह सही है कि भारतीय शिक्षित वर्ग की समझ को विकसित होने में काफ़ी समय लगा, लेकिन क्योंकि विचारों पर आधारित प्रक्रिया एक बार शुरू हो गई थी, उसने साम्राज्यवाद की वास्तविक प्रकृति को गहराई में उतरकर समझा। नतीजा यह हुआ कि वह एक आधुनिक राजनीतिक कार्यकलाप में तब्दील हो गई। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संगठन किया, जिसकी शाखाएं भारत के बड़े नगरों में स्थापित की गईं। नौरोजी की सबसे बड़ी देन थी बरतानी शासन का आर्थिक विश्लेषण। उन्होंने दिखाया, भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन स्थानीय स्थितियों में निहित नहीं है, वरन उसका कारण औपनिवेशिक शासन है जो भारत की पूंजी और संपत्ति को निचोड़ ले रहा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ के इस सिद्धांत पर भारतेंदु ने टिप्पणी की, पैधन विदेश चली जाती यही अति ख्वारी। चिंतन और अभिव्यक्ति की इस वेगवती धारा को रोकने के लिए बरतानी शासन द्वारा 1876-80 के बीच लिटन के वायसराय होने के दौर में बेहद प्रतिक्रियावादी
कदम उठाए गए। भारतीय भाषा प्रेस विधेयक पारित किया गया, जिसकी आड़ में बरतानी शासन की बढ़ती हुई आलोचना पर कठोर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था हुई। कहना न होगा, ये सभी कदम बरतानी शासन के शोषक और औपनिवेशिक चरित्र की स्पष्ट अभिव्यक्ति थे। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की आज़ादी तक हिंदी क्षेत्र की राजनीतिक सक्रियता बेहद उल्लेखनीय है, जिसे नवजागरण कालीन चेतना का मजबूत संबल प्राप्त था। नवजागरण के जिन 4 चरणों की कल्पना रामविलास शर्मा 1857 भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी और छायावाद नाम की पुस्तक में करते हैं, उसमें भारतेंदु युगीन चेतना कई दृष्टियों से बेहद उल्लेखनीय है। वहाँ चिंता है साम्राज्यवादी शोषण नीति की, सामंतवादी रूढ़ परंपरा की, बेहतर भविष्य की, और सबसे बड़ी बात तो वहाँ चिंता है अस्मिता को बचाए रखने की। नामवर सिंह कहते हैं, भारतीय नवजागरण की मूल समस्या है, भारतेंदु के शब्दों में, स्वत्व निज भारत गहे। यह सत्व वही है जिसे आजकल अस्मिता कहते हैं। राजनीतिक स्वाधीनता इस स्वत्व प्राप्ति की पहली शर्त है। भारतेंदु और उनके समकालीन रचनाकारों उपाध्याय, पंडित बद्री नारायण चौधरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोताराम, पंडित बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी इत्यादि में साम्राज्यवादी एवं सामंतवादी दबावों से शोषित भारतीय जनमानस की अनुगूंज प्रत्यक्षतः सुनाई पड़ती है। साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को प्रकट करने के लिए भारतेंदु ने कविवचन सुधा में 1874 में लिखा, कपड़ा बनाने वाले, खेती करने वाले आदि सभी भीख मांगते हैं। खेती करने वाले की यह दशा है कि लंगोटी लगाकर हाथ में तुम्बा ले भीख मांगते हैं, और जो निरुद्यम हैं उनको तो अन्न की भ्रांति है। ये तमाम वक्तव्य इस बात को बताते हैं कि भारतेंदु युगीन रचनाकारों में राजनीतिक चेतना किस तरह से प्रकट हुई थी। भारतेंदु युगीन रचनाकारों में 3-4 विशेषताएं एक साथ दिखाई पड़ी। साम्यवाद से टकराव, सामंती मूल्यों से टकराव, रूढ़ियों आडंबरों से टकराव आदि। किसी सभ्य जाति में ऐसा नहीं होता कि जीवन की दिशा अन्य हो और साहित्य की दिशा अन्य। भारतेंदु काल के साहित्य ने जीवन और साहित्य की दिशा को जोड़ा। कविवचन सुधा से लेकर हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका एवं भाला बोधिनी तक में साम्राज्यवाद और सामंतवाद पर प्रहार किया गया। साहित्य की अन्य विधाएं, मसलन नाटक, निबंध, उपन्यास की पड़ताल भी उस युग के जागरूक राजनीतिक चरित्र को स्पष्ट करती है। नाटक रचना और बोध दोनों ही स्तरों पर जनतांत्रिक विधा है। जनसाधारण से जितनी मार्मिकता से नाटक संवाद करता है, उतनी साहित्य की कोई अन्य विधा नहीं। हर जागरण के मूल में पृष्ठभूमि रुदन की होती है। कबीर ने कहा, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। भारतेंदु भी इसी अंदाज में भारत दुर्दशा में कहते हैं, आवहूं मिलके रोवहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखा जाई। वस्तुतः भारतेंदु आधुनिक युग के कबीर थे। उन्होंने 17 नाटकों की रचना कर अपने युग के सच की अभिव्यक्ति की। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति में सामाजिक पाखंडों पर तीव्र प्रहार किया गया है। भारत दुर्दशा में तो उन्होंने अपने हृदय की सारी आकुलता व्यक्त कर दी है। भारत की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक अवनति, इस अवनति में बरतानी कूटनीति का प्रभाव, जागरण के लिए देश प्रेमियों की व्याकुल चेतना की बड़ी मार्मिक व्यंजना हुई। नील देवी देश प्रेम तथा प्रगतिशील नारी के दृष्टिकोण के कारण अभूतपूर्व नाट्यकृति के रूप में सम्मानित हुई। अंधेर नगरी तो साम्राज्यवाद और सामंतवाद से मुक्ति का घोषणा पत्र है। डॉक्टर रामविलास शर्मा अपनी पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की परंपराएं में कहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा अंग्रेजी राज्य की अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं, वह इस अंधेर गर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा भी प्रकट करता है। अन्य नाट्य रचनाओं में बालकृष्ण भट्ट कृत नई रोशनी का विष, खड्ग बहादुर मल्ल कृत भारत आरत, राधा कृष्ण कृत दुखनी बाला, गोपाल गहमरी कृत भारत हरण आदि में भी देश की तत्कालीन दुर्दशा का चित्रण किया गया है। भारतेंदु के नाटकों की एक प्रमुख गुण है व्यंग्य धर्मिता।
असल में आलोचना का हथियार तब तक मारक नहीं होता जब तक उस पर व्यंग्य की धार न हो। कबीर ने व्यंग्य को सामाजिक अस्त्र बनाया, भारतेंदु ने उसे सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक अस्त्र बनाया। भारतेंदु कृत वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती और अंधेर नगरी बालकृष्ण भट्ट कृत जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबना प्रताप नारायण कृत कलि कौतुक रूपक आदि में मारक व्यंग्य है, जिसके माध्यम से पराधीनता और सामंती सोच की पीड़ा एवं स्वाधीनता तथा समतामूलक आकांक्षा को व्यक्त किया गया। व्यंग्य और हास्य भारतेंदु निबंधों के प्राण हैं, जिसका उद्देश्य देश की उन्नति है। इन पर लेखक की जिंदा दिली, भविष्य में विश्वास की छाप है। कल्पना को यहाँ मुक्त आकाश में पंख फैलाने की सुविधा है। भाषा, रस और अलंकार लेखक के पीछे हाथ बांधे चलते हैं। एक अपूर्व स्वप्न की शैली में ऊपर से गंभीर और भीतर से व्यंग्य है। इसी तरह का निबंध शिल्प स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन में भी है। इसी सपने के भीतर गुलामी का एहसास भी है, स्वाधीनता की चेतना भी है। इस निबंध में केशव चंद्र सेन और दयानंद सरस्वती के स्वर्ग में जाने पर वहां उठे विवाद का चित्रण किया गया है। केशव चंद्र सेन द्वारा किए गए विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध आदि सुधारों का उल्लेख किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त आदि के निबंधों की चिंता भी सीधे तौर पर देश के व्यापक जन समुदाय से जुड़ती है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में उन पर टिप्पणी की है। समय के प्रतिकूल पुराने बद्धमूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, देश सेवा का महत्व, स्त्री स्वतंत्रता इत्यादि उनके प्रसिद्ध निबंध हैं। बालकृष्ण भट्ट ने 1882 में प्रदीप में एक निबंध लिखा, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। स्पष्टतः उस युग के निबंधकार साहित्य को समाज से प्रत्यक्षतः जोड़ रहे थे। अन्य शब्दों में कहें तो आलोचना के हथियार विकसित कर रहे थे। काव्य यद्यपि अपने शिल्प में ब्रजभाषा के मोह को छोड़ न पाया, लेकिन वहां भी कथ्य के रूप में जातीयता और देश हित की भावनाओं को प्रबल अभिव्यक्ति मिली। भारतेंदु ने जागो अब तो खलबल दलन रक्षहु अपनो आर्य मगतो, प्रताप नारायण मिश्र ने विधवा विलेह नित धेनु कटे को लागत हाय तुहार नहीं लिखकर जागरण का संदेश दिया। प्रबोधिनी शीर्षक कविता की डूबत भारत नाथ बेग जागो अब जागो जैसी पंक्तियां भारतेंदु की राष्ट्रीय चेतना की अद्भुत अभिव्यक्ति है। मुकरियों में अकाल, महामारी, करों का बोझ, बदहाली, अशिक्षा आदि सबका दोषी बरतानी साम्राज्य को ठहराया गया है। भारतेंदु ने लिखा, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। भारतीय उपन्यास का जन्म और विकास राष्ट्रीय चेतना के जन्म और विकास से प्रत्यक्षतः जुड़ता है। उस काल के प्रमुख उपन्यासकार श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री, गोपाल दास कामरी आदि हैं। बालकृष्ण भट्ट कृत रहस्यनामा, 100 अजान एक सुजान और देवकीनंदन खत्री कृत चंद्रकांता संतति 22 भाग, वीरेंद्र वीर आदि की रचनात्मक प्रस्तुति ऊपरी तौर पर समाज से स्वतंत्र रहकर भी मूल अंतर वस्तु के दृष्टिकोण से समाज से जुड़ती है। खत्री के उपन्यासों में एक गुप्त खजाने की खोज है, एक राजकुमारी को पाने की आकांक्षा है। इन दोनों को पाने के लिए तरह तरह के संघर्षों का आयोजन है। वह खोया हुआ खजाना प्रतीक है अनवरत अन्वेषण का। वहाँ वर्तमान की दुर्व्यवस्था के एक नए संसार की परिकल्पना है। आज के विचार के प्रतिपान पर भले ही वे खरे न उतरे, लेकिन उस जमाने में रामायण, पंचतंत्र, बैताल पचीसी आदि अपनी सांस्कृतिक परंपरा को विदेशी परंपरा के सामने खड़े रखने के ही प्रयास थे। पिछड़े और पतित होने की अपेक्षा आत्मगौरव जगाने की परंपरा के प्रतीक हैं ये उपन्यास। यहाँ स्वदेशी और विदेशी मूल्यों का द्वंद्व है। इन तमाम चर्चाओं के बाद एक तथ्य को अनदेखी नहीं किया जा सकता, वह है भारतेंदुयुगीन रचनाकारों की राजनीतिक चिंतन धारा के अंतर्गत राजभक्ति।
असल में उस युग के रचनाकारों का व्यक्तित्व निर्माण भक्तिकालीन रचनाकारों सूरदास, तुलसीदास आदि की भांति विरुद्धों के सामंजस्य से नहीं अपितु विरुद्धों के संघर्ष से निर्मित हुआ था। तत्कालीन रचनाओं में विदेशी शोषण, अत्याचार, बरतानी शासन के दुष्प्रभाव के साथ राष्ट्रीयता, एकता, पाखंड विरोध आदि भी हैं। रचनाकार अंतर्विरोधों के कॉम्प्लेक्स थे। वे विशिष्ट भी थे, सामान्य भी, राष्ट्रभक्ति भी थे, राजभक्त भी, परंपरावादी भी थे, आडंबर विरोधी भी। जैसे भारतेंदु ने अनेक स्थानों पर ब्रितानी शासकों की प्रशंसा की है। असल में यह स्वर कवस्था दूरदर्श प्रहार के लिए 1857 के नृशंस दमन को गुजरे ज्यादा दिन नहीं बीते थे। नामुर सिंह टिप्पणी करते हैं, निश्चय ही इसका एक और बहुत बड़ा कारण था राज का दमन और दमन से पैदा होने वाला आतंक। भारतेंदु के शब्दों में जेहि भय सिर न हिलाए सकत कहूँ भारतवासी। फिर भी देशभक्ति के साथ राजभक्ति नवजागरण का अभिन्न स्वर है, इतना अभिन्न कि इससे किसी प्रदेश और किसी भाषा का कोई लेखक अछूता नहीं है। यह कटु सत्य है और इसके लिए किसी प्रकार की क्षमा याचना आज आवश्यक नहीं है और न किसी प्रकार की सफाई की जरूरत है। यह सही है, भारतेंदु युगीन साहित्य की राजनीतिक चेतना जो अद्भुत काल चेतना से लैस थी तथा जो कुछ सुंदर बचा था उसको बचाने की सतत वकालत कर रही थी। साथ ही जो विदेशी साम्राज्यवाद, देशी सामंतवाद के कारण बुरा हो रहा था उसकी बखिया उघेड़ने की मारक क्षमता रखती थी। धन्यवाद।